नमस्कार दोस्तों। आज हम नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक सीरीज रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपका सीरीज आरएलसी सर्किट का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यह वीडियो स्पेशली गेट और ईएस के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। साथ ही साथ यह आपके इंजीनियरिंग के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके पहले मैं कपल नेटवर्क्स टॉपिक का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। सीरीज आरएलसी सर्किट में आर, एल और सी मतलब की रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में होते हैं। उसके अक्रॉस में एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, तो वोल्टेज सोर्स लगा दिया इसीलिए इस पे आई करंट मतलब कि कोई करंट फ्लो होगा। हाँ, अब ये वोल्टेज सोर्स एक स्पेशल टाइप का वोल्टेज सोर्स है जिसे हम साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स कहेंगे। अब साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स का क्या क्या होता है, उसमें एक एम्पलीट्यूड होगा, उसका फ्रीक्वेंसी होगा। तो एम्पलीट्यूड हम यहाँ इसका फिक्स्ड कंसीडर करेंगे और फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल कंसीडर करके आगे हम देखते हैं कि सीरीज आरएलसी सर्किट में क्या क्या होता है। इसके पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूं, जो कि मैं अपने ट्रांजिएंट एनालिसिस वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल में अच्छे से समझा चुका हूं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से आपको समझा देता हूं। ये टेबल को देखिए, टेबल में साफ साफ पता चल रहा है एट टी इक्वल टू जीरो हमारा इंडक्टेंस ओपन सर्किट हो जाता है। ओपन सर्किट हो जाता है मतलब एट टी इक्वल टू जीरो मतलब एकदम एट इनिशियल स्टार्टिंग टाइम में हमारा इंडक्टर ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा मतलब कि इसमें सारा करंट, जितना भी करंट होगा वो फ्लो होगा, लेकिन यहाँ कोई कैपेसिटेंस का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब t इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब कि स्टेडी स्टेट में, इसको इनिशियल स्टेट कहेंगे, इसको स्टेडी स्टेट कहेंगे। स्टेडी स्टेट में जस्ट उल्टा हो जाएगा, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। सिमिलरली एट ट्रांजिएंट स्टेट में हम इसको क्या करेंगे, मतलब जीरो टू इन्फिनिटी को हम ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं। ट्रांजिएंट स्टेट में इंडक्टर जे ओमेगा एल हो जाएगा, इसमें जे इज द इमेजिनरी टर्म, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी एंड एल हमारा इंडक्टेंस है। उसी तरह कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, वन बाई जे ओमेगा सी। तो यहाँ जे इमेजनरी, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी एंड सी इज द कैपेसिटेंस। ये हो गया हमारा टाइम डोमेन में। अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम कंसीडर करेंगे, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर टाइम जीरो है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। उसी तरह टाइम अगर इन्फिनिटी है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, जीरो। और ये तो फ्रीक्वेंसी का पे ही है। अब इस सर्किट को आप देखिए, सर्किट का आप मुझे बताइए कि इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, मतलब कि ये तीनों का कंबाइंड इम्पीडेंस क्या होगा। तो इस तीनों का कंबाइंड इंपीडेंस होगा, जिसको हम इनपुट इंपीडेंस जेड इन बोलेंगे, इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस वन बाई जे ओमेगा सी। अब आप जानते ही हैं वन बाई जे को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस जे। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल देंगे जे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ओमेगा एल का ओमेगा एल आ गया, और क्योंकि वन बाई जे का माइनस जे हो गया इसीलिए यहाँ माइनस आ गया, वन बाई ओमेगा सी। अब आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम टोटल 9 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका समरी मैं वीडियो के अंत में आपको दे दूंगा। तो उसका पहला पॉइंट है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, मतलब कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इनपुट इम्पीडेंस जीरो होता है। मतलब कि जो कि अभी हमने पढ़ा था, इनपुट इम्पीडेंस आर प्लस जी ओमेगा एल प्लस वन बाई जी ओमेगा सी, इसमें जो भी इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंट को हम कैसे दिखाएंगे, ओमेगा नॉट से। तो इसमें ये इमेजिनरी पार्ट इसका जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ओमेगा नॉट एल माइनस वन बाई ओमेगा नॉट सी इक्वल टू जीरो। मैंने यहाँ से लिया है इसका इमेजिनरी पार्ट, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट इक्वल टू वन बाई रूट एल सी। ये ओमेगा ओमेगा को हम रेडियन पर सेकंड में दिखाते हैं। अगर इसको हम लोग एफ नॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होता है, ओमेगा नॉट इक्वल टू टू पाई एफ नॉट होता है, इसीलिए यहाँ टू पाई डिवाइड हो जाएगा। एफ नॉट की फॉर्म में लिखेंगे, अगर हर्ट्ज के फॉर्म में लिखेंगे तो जनरली ओमेगा नॉट के यानी कि ओमेगा के फॉर्म में ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसको भी आप याद रख लीजिए। ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमने अभी देखा कि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जा रहा है, इसीलिए एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में हमारा इनपुट इंपीडेंस जेड नॉट, मैं इसको जेड नॉट लिख दिया, इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। जेड नॉट में क्या हो जाएगा, जेड नॉट इक्वल टू आर प्लस जे जीरो। जे जीरो क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जीरो, तो इसीलिए इक्वल टू आर हो गया। अब देखिए ये मिनिमम वैल्यू, इसीलिए इससे सेकंड पॉइंट हमारा क्या बनता है, एट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस द इनपुट इंपीडेंस इज रेजिस्टिव। इंपीडेंस रेजिस्टिव हो गया एंड हैज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू हो गया। अब इंपीडेंस रेजिस्टिव हो गया मतलब कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टिव इंपीडेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट विल बी इन सेम फेज। ठीक है, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में है ये। तो अगर दोनों वोल्टेज और करंट सेम
फेज में होते हैं, इसको हम लोग एक और तरह से क्या बोलते हैं, इसको यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं। इसीलिए पॉइंट 2 को एक बार और अच्छे से आपको बता देना चाहता हूँ कि एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, द इम्पीडेंस इज रेजिस्टिव एंड हैज मिनिमम वैल्यू, और इसी वजह से इनपुट वोल्टेज और करंट इन फेज होगा और इस पावर फैक्टर यूनिटी होगा। ये आपने समझ लिया। अब अभी तक तो इनपुट इम्पीडेंस के बारे में हमने चर्चा किया। अगर करंट के बारे में हम चर्चा करेंगे, करंट को अगर हम रेट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में अगर करंट को लिखेंगे तो आई नॉट लिखेंगे। आई नॉट क्या हो जाएगा, वी बाई जेड नॉट, क्योंकि यहाँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में है इसीलिए वी जेड नॉट क्या है हमारा, देखिए आर, तो इसीलिए वी बाई आर। अब देखिए आर क्योंकि मिनिमम है तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो इसीलिए हमारा इससे हमारा पॉइंट 3 आ जाता है। पॉइंट 3 क्या है, एट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस करंट ड्रॉन बाय द नेटवर्क फ्रॉम द इनपुट वोल्टेज सोर्स हैज ए मैक्सिमम वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ बताया आर मिनिमम है तो आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मतलब कि करंट मैक्सिमम हो जाएगा। सो दैट एनी सीरीज आरएलसी नेटवर्क बिहेव्स एज ए बैंड पास फिल्टर, क्योंकि यहाँ हम लोग का करंट एट रेजोनेंस में हमारा मैक्सिमम हो रहा है, इसीलिए इसको बैंड पास फिल्टर कहेंगे। तो बैंड पास फिल्टर क्या होता है, इसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जरूर बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज इसे मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 4 इसका क्या है, पॉइंट 4 कहता है कि एट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर इक्वल, मतलब कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल है। इंडक्टर का होता है मैग्नीट्यूड और फेज, तो इस ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा बट आउट ऑफ फेज बाई 180 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए नेट वोल्टेज अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन इज जीरो। हालांकि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ, फेज डिफरेंस 180 हुआ, इसीलिए दोनों कैंसिल हो गया। इसीलिए नेट वोल्टेज अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन क्या होता है, जीरो। तो हम लोग इसको क्या इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, एट रेजोनेंस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। यहाँ देखिए दो लाइन खींचे हैं, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वीएल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वीसी। आर यहाँ आउट ऑफ फेज भी लिख दिया गया है, आउट ऑफ फेज बाई 180 डिग्री, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। द नेटवर्क बिहेव डिफरेंटली एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में हमारा नेटवर्क डिफरेंट डिफरेंट तरह से बिहेव करेगा। अब ये हम मैं इनपुट इम्पीडेंस का फॉर्मूला मैंने आपको जैसे पहले बताया था, इसको अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से अगर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट होगा, तो जैसे कि हमने पहले पहले पढ़ चुके हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में नेटवर्क क्या होता है, रेजिस्टिव, और क्या हो जाता है, यूनिटी पावर फैक्टर। अब देखिए आप मुझे बताइए, अगर ओमेगा मतलब की फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से ज्यादा होगा तो इसमें से ओमेगा नॉट से ज्यादा होगा तो ये वाला टर्म ओमेगा ऊपर में है, इसमें ओमेगा नीचे में है। अगर ओमेगा बढ़ जाएगा तो कौन सा टर्म इसको डिक्टेट करेगा, ये वाला टर्म, ओमेगा एल वाला टर्म, ठीक है। तो ओमेगा एल वाला टर्म क्योंकि डिक्टेट कर रहा है, इसमें एल है, इसीलिए यहाँ पर नेटवर्क क्या हो जाएगा, इंडक्टिव। इसको याद रखिएगा कभी भी। अब इसको अगर आप भूल जाएं तो दोबारा ऐसे सोचिएगा कि ओमेगा नॉट से अगर ज्यादा होगा तो कौन सा टर्म डिक्टेट करेगा, जिसमें ओमेगा ऊपर में है, इसमें तो ओमेगा नीचे में है। तो ये टोटल ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, अगर ओमेगा ज्यादा हो जाएगा तो ये ओवरऑल टर्म कम हो जाएगा और ये वाला ओवरऑल टर्म बढ़ जाएगा। तो कौन सा टर्म डिक्टेट कर रहा है इसको, ओमेगा एल वाला। तो एल क्या है, इंडक्टिव, तो इसीलिए नेटवर्क क्या हो जाएगा, इंडक्टिव। और हमेशा इंडक्टिव होता है तो क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर। इंडक्टर का हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह अगर ओमेगा ओमेगा नॉट से कम हो जाएगा तो कौन सा टर्म डिक्टेट करेगा, क्योंकि ये ओमेगा कम हो जाएगा तो ये टोटल ओवरऑल टर्म, ये 1 बाई है इसीलिए ओवरऑल टर्म डिक्टेट करेगा। तो इसमें क्या है, सी, तो इसलिए कैपेसिटेंस कैपेसिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो नेटवर्क इज ओमेगा, अगर ओमेगा नॉट से कम है तो कैपेसिटिव हो जाएगा, और कैपेसिटर में क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर, इसीलिए नेटवर्क इज कैपेसिटिव एंड हैज लीडिंग पावर फैक्टर। अब पॉइंट नंबर 6 हमारा कहता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज ट्रांसफर्ड टू मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर। इसका मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस वो हमको रिप्रेजेंट करता है जिस रेट से एनर्जी स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में, वो ट्रांसफर हो जा रहा है मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर में, ठीक है। अब इज द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसी ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस। तो कभी भी रेजोनेंस का अगर डेफिनेशन आपसे पूछे व्हाट इज रेजोनेंस, या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछे व्हाट इज रेजोनेंस, तो आप इसे सिंपली कह दीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस रिप्रेजेंट द rate at which electrical energy stored in the capacitor is transferred to magnetic energy in the inductor, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम कैसे निकालेंगे, मतलब रिस्पॉन्स ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग वाई एक्सिस में करंट लिखेंगे और एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो अब देखिए, अब इसके लिए हमें इन दोनों का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो इसका रिलेशन निकालने के लिए हम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज बाय जेड इनपुट का मैग्नीट्यूड। तो जैसे कि मैंने जेड इनपुट आपको पहले ही बताया था कि क्या था उसका, आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1 बाई जे ओमेगा सी। तो उसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस
ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों के अब ओमेगा को वेरी करने के साथ साथ करंट कैसे वेरी होता है, इसका कर्व अगर हम बनाएंगे तो ये इस तरह से एक बैंड पास फिल्टर का कर्व बनेगा। फिल्टर के टॉपिक में आपको आज मैं डिटेल में बता दूंगा। तो ये इस तरह से बैंड पास फिल्टर बनाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको डीबी के फॉर्म में लिखेंगे, जिसको 20 लॉग अगर आई लिखते हैं, 20 लॉग आई, तो वो क्या टर्म में आ जाएगा, डीबी के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ जो भी वैल्यू है उसको 20 लॉग और जो वैल्यू है वो लिख देंगे तो डीबी के टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम -3 dB, मतलब यहाँ जितना डीबी है उससे 3 dB नीचे आएंगे, तो जो ये पॉइंट बनता है वो पॉइंट क्या बनता है, 0.707 आई नॉट, मतलब कि आई नॉट बाई रूट टू। आपको याद होगा आरएमएस वैल्यू किसी चीज का निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको साइनोसोडियल, अगर साइनोसोडियल वेव है उसका आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो आई नॉट बाई रूट टू लिखते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आई नॉट बाई रूट टू हो गया और इसी को 3 dB फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर इसके अक्रॉस में जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा वन और इसके अक्रॉस में जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा टू, तो अभी के लिए आप ये जान लीजिए ओमेगा वन और ओमेगा टू को हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी या 3 dB फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्योंकि 3 dB कम करने से ये फ्रीक्वेंसी हमें मिला है। और ये बीच वाले जहां पर करंट सबसे ज्यादा है, आपको मैंने पॉइंट नंबर 2 में बताया था, करंट सबसे ज्यादा किसमें होता है, वी नॉट बाई आर, मतलब की अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। तो ये वाला फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आगे देखिए, ओमेगा नॉट इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम निकालेंगे ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओमेगा वन इंटू ओमेगा टू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इससे हमारा 0.7 निकलता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस रिप्रेजेंट द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जियोमेट्रिक मीन मतलब रूट ओवर जेड, एक्स वाई लिख देते हैं तो उसको जियोमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस रिप्रेजेंट द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन सा हुआ है, ओमेगा वन ओमेगा टू। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों हुआ, इसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे, 3 dB फ्रीक्वेंसी कहेंगे, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम से हम 3 dB अगर नीचे आएंगे तो जो फ्रीक्वेंसी मिलता है, जो दो टू फ्रीक्वेंसी मिलेगा कर्व के हिसाब से, उसे हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8 हमारा क्वालिटी फैक्टर के बारे में बताता है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर रिप्रेजेंट्स द वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। इसको हम लोग वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। फॉर एनी ट्यून नेटवर्क इट मस्ट हैव हाई वैल्यू, मतलब देखिए क्वालिटी फैक्टर हमेशा हमें हाई वैल्यू होना चाहिए किसी भी ट्यून नेटवर्क के लिए। ठीक है, अब अभी के लिए आप इतना जानिए। अब हाई क्वालिटी फैक्टर ऑफ एनी नेटवर्क हैज एन एबिलिटी टू सेलेक्ट पार्टिकुलर सिग्नल देयर बाय रिजेक्टिंग ऑल अदर अनवांटेड सिग्नल। क्यों हाई होना चाहिए, इसका इसका आंसर ये रहा, नीचे दिया हुआ है। क्योंकि अगर क्वालिटी फैक्टर किसी नेटवर्क का हाई रहेगा, इसका मतलब वो किसी पार्टिकुलर सिग्नल को सेलेक्ट करेगा, बाकी सिग्नल को रिजेक्ट कर देगा। तो हमें हमें कभी भी हमें कोई नेटवर्क हम बनाते हैं किसी नेटवर्क एप्लीकेशन में, तो हमें यही चाहिए ना कि नॉइस को वो रिमूव कर दे। तो देखिए अब इसके डेफिनेशन से पता चल रहा है कि वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मतलब कि मॉड्यूलस, मतलब कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ वीएल, मतलब वीएल क्या है, वोल्टेज अक्रॉस एल बाई वी, या फिर इसको वोल्टेज अक्रॉस सी बाई वी कर सकते हैं हम इसे। तो देखिए वीएल, अब नेटवर्क में क्या होता है, नेटवर्क में वीएल क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस इनटू करंट। ठीक है, तो यहाँ मॉड्यूलस है तो इसीलिए मॉड्यूलस इसे बता रहे हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड, तो जे ओमेगा नॉट एल इंटू आई नॉट, इसको अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जे निकल जाएगा। तो जे निकल गया तो क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट एल आई नॉट। उसी तरह वीएल कैसे निकल जाएगा, 1/j ओमेगा नॉट सी इंटू आई नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा नॉट सी इंटू आई नॉट। ठीक है, और V क्या है, V आपको पता है ना, वोल्टेज क्या है, V नॉट मतलब कि वोल्टेज है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओनली R रहेगा ना, आई नॉट इंटू आर। तो ठीक है, अब देखो ये क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्यू नॉट से दिखाएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी VL बाई वी, VL बाई वी। तो यहाँ VL का वैल्यू यहाँ से यहाँ लिख दिया हमने, और V का वैल्यू यहाँ से लिख दिया। तो इसमें हमारा इसके बाद ये वैल्यू आ गया V नॉट एल बाई आर। ठीक है, आई नॉट कट गया, V नॉट एल बाई आर। अब वी नॉट नहीं, ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा नॉट का वैल्यू है 1/√LC, मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया था। अब इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/R√/L/C। सिमिलरली अगर आप कैपेसिटर के भी केस में करेंगे तो ओमेगा क्यू नॉट क्या आ जाएगा, 1/R√LC। इसको आप करके देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन के सामने दिखा दिया हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हुआ क्यू नॉट इक्वल टू 1/R√L/C, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपका काम आने वाला है, इसलिए आप इसको एकदम याद रख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है, ये दोनों के बीच का गैप, मतलब कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच का गैप को हम लोग बैंडविड्थ कहेंगे। बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, इसको हम लोग दिखाने के लिए क्या करते हैं, डेल ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन कर देंगे तो बीच का डिफरेंस आ जाएगा, तो इसको बैंडविड्थ कहेंगे। अब वो देखिए डेल ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। अब ये लगभग देखिए, अब यहाँ पर आपको साफ पता चल रहा होगा, मैं अगर ओमेगा नॉट में
डेल ओमेगा बाई टू को अगर ऐड कर दूंगा तो क्या जाएगा ओमेगा टू। देखिए ओमेगा डेल ओमेगा बाई टू मतलब कि ये जस्ट आधा में नहीं होता है ये एक्चुअली में, यहाँ पर डिवाइड बाई ये दोनों के एकदम बीचों बीच नहीं होता है एक्चुअली में, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए ओमेगा टू इक्वल टू यहाँ प्लस डेल ओमेगा बाई टू, और ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा बाई टू, ठीक है। ये दोनों फार्मूला को याद कर लीजिए, ये भी आपका किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होगा। और क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ, ठीक है। इसको भी याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने इसको रेड से दिखा दिया है। तो क्या हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर क्यू नॉट इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है ओमेगा नॉट बाई डेल ओमेगा। अब क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला मैंने पिछले पिछले स्लाइड में आपको बताया था, क्या हो जाता है 1/r√L/c, ठीक है। और ओमेगा नॉट का तो हमने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा था 1/√L/c। तो यहाँ से डेल ओमेगा को इधर भेज देंगे और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा डेल ओमेगा मतलब कि रेजोनेंट मतलब कि बैंडविड्थ इक्वल टू r/l। और अगर इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई आ जाता है, तो r/2 पाई l, ठीक है। तो इसी से हमारा पॉइंट 9 बनता है द बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क डिपेंड्स ओनली अपॉन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ r एंड l। देखिए r और l पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हमें इसे क्या कहेंगे बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क ओनली डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब किसका वैल्यू r और l का वैल्यू पे डिपेंड करता है, c के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। इसको याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 8 क्या था हम लोग का, आपको उसमें से मैं वापस पॉइंट नंबर 8 में ले जाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए फॉर एनी ट्यून्ड नेटवर्क इट मस्ट हैव हाई वैल्यू, हाई वैल्यू करना है तो क्वालिटी फैक्टर को हाई वैल्यू करने के लिए इससे क्या होना चाहिए बैंडविड्थ कम होना चाहिए। देखिए बैंडविड्थ कम होना चाहिए, तो बैंडविड्थ को कम करने के लिए क्या करेंगे, या तो r को कम करेंगे या फिर l को बढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि डेल ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r और डेल ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। तो अब ये आप इसको अगर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो r को घटाना आसान है, क्योंकि सर्किट का रेजोनेंस नहीं रेजिस्टेंस किसी मतलब कई तरीके हैं उसको कम करने के, लेकिन इंडक्टेंस को अगर आप बढ़ाओगे, इंडक्टेंस बढ़ाने के लिए क्या होगा हमारा क्वाइल का जो क्वाइल का टर्न्स है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा, या फिर इंडक्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं कि कई तरीके से बढ़ाना है, लेकिन अगर जो भी तरीके से बढ़ाएंगे उससे हमारा सर्किट क्या हो जाएगा बल्की हो जाएगा। इसीलिए दिस इज नॉट अ वायबल सॉल्यूशन। तो इसीलिए हमें क्वालिटी फैक्टर बढ़ाने के लिए हम हमेशा क्या पे गौर करते हैं, आर को कम करने पे गौर करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक स्लाइड इसमें ये वाला ये 3 पॉइंट दिया था, पॉइंट नंबर 4, 5 एंड 6। तो इसमें पॉइंट नंबर 5 पे आप फोकस कीजिए। मैंने पॉइंट नंबर 5 पे आपको बताया था ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट रहेगा तो नेटवर्क रेजिस्टिव रहेगा, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट रहेगा तो नेटवर्क इंडक्टिव रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए इसका डेरिवेशन के लिए मैंने आपके सामने में ये इक्वेशन रखा। देखिए ये इक्वेशन आपने देखा ही है कि जो पहले की मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या है v/√r² प्लस ओमेगा l माइनस 1 बाई ओमेगा c का होल स्क्वायर, ये है। तो ठीक है, इससे अब ये VL अगर निकालेंगे हम वोल्टेज अक्रॉस L क्या हो जाएगा करंट इनटू जे इनटू ओमेगा l, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ L वोल्टेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये VL हो गया। अब आप लोग जानते हैं डेरिवेटिव थ्योरम से अगर VL को मैक्सिमम करना है तो क्या होता है d ऑफ VL बाई d ओमेगा इक्वल टू 0 निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो उससे हमारा कंडीशन आ जाएगा VL को मैक्सिमम करने का। तो इससे जो कंडीशन आएगा इसको आप डिराइव करके देख सकते हैं। इससे कंडीशन आएगा ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। इसीलिए देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तब क्या हो जाएगा नेटवर्क इज इंडक्टिव, और इंडक्टिव इसीलिए लैगिंग पावर फैक्टर। समझ गए ना, इसका ये डेरिवेशन था। इसी तरह आप कैपेसिटेंस का भी कर सकते हैं। और ये रहा आपके सामने 9 का 9 पॉइंट मैंने एक स्लाइड में रख लिया है, जिसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।